मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है जी, इसका बेसिक यूनिट क्या है? तुम्हारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक घर ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, वैसे तुम्हारी बॉडी सेल से बनी हुई है। एम आई राइट? नाउ सही बोल रही हूं मैं? अभी सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। सेल नॉर्मल एनर्जी से जिंदा नहीं रहता। मान लो तुम हीट कर दो, तिल्ली लगा दो सेल में, तो सेल कहेगा आहा मजे आ गए, हीट एनर्जी मिल गई। ऐसा नहीं होगा। सेल कोई और एनर्जी से नहीं जिंदा रहता, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जिंदा रहता। तुम करंट लगा दो सेल के दोनों साइड, सेल ऐसे भंगड़ा पाने लग जाए, मजे आ गए, ऐसा नहीं होता। सेल को सिर्फ केमिकल एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। केमिकल एनर्जी जिससे सेल जिंदा रहता है, सेल अपने काम करता है, उसे क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। एटीपी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको लर्न करना है, हमारे पेपर में आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? ठीक है, मतलब हमें लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एटीपी चाहिए सेल को। एटीपी सेल बनाने के लिए हमें कोई चीज जलानी पड़ेगी सेल में। देखो, कोई भी एनर्जी मुझे निकालनी है, ये केमिकल एनर्जी ही तो है एटीपी। अगर मुझे जनरल में कोई भी एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? चीज़ों को बर्न करूंगी। मैं अगर एक कागज़ का टुकड़ा ले लूँगी, उसमें आग लगा दूंगी। एक लकड़ी का टुकड़ा ले लूँगी, उसमें आग लगा दूंगी। क्या निकलेगा? हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी उसमें से, है ना? वैसे ही बेसिकली मतलब तुम समझ रहे हो, मुझे कार्बन का सोर्स बर्न करना है और मुझे एनर्जी निकालनी है। सेल्स जिस कार्बन सोर्स को बर्न करते हैं उसका नाम क्या है? अब तुम लोगों को पता ही है, हम पहले बात कर चुके हैं। ग्लूकोज। सभी सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, उसको बर्न कर देंगे। बर्न मतलब ये नहीं कि तुम सेल को देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे आग जली हुई है, लपटें उड़ रही हैं, ऐसे नहीं। बहुत स्लो बर्निंग है सेल की। सेल के अंदर जो बर्निंग हो रही है, बर्निंग के लिए आपको एक गैस चाहिए, ऑक्सीजन। चलो अभी ऑक्सीजन नहीं लिखते, पहले ये बात कर लेते हैं कि ये ग्लूकोज सेल के पास आया कहां से। अभी पिछले चैप्टर में मेरे होनहार बच्चों ने क्या पढ़ा है? हर सेल के पास ग्लूकोज कहां से पहुंचता है? ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से पहुंचता है, ठीक है? हर ऑर्गन में ब्लड वेसल जाती है, फिर वो कैपिलरी में टूट जाती है, फिर कैपिलरी से ग्लूकोज जो है, यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा होता है, ऑलरेडी पड़ा होता है ना, ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे मूव कर जाता है, ब्लड से ग्लूकोज मिल जाता है। और ब्लड में ग्लूकोज कहां से आता है? यही तो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था। ये क्या बना रही हूं मैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हूं। क्या पढ़ा था? खाना खाया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे ग्लूकोज है, डाइजेस्टेड ग्लूकोज है, ये ब्लड में चला गया, ग्लूकोज ब्लड में चला गया और ग्लूकोज फिर सेल्स ने ले लिया। यही बात पढ़ी थी मैंने डाइजेशन में, यही बात बताई थी। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन मैंने क्या बताया था? टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, which can be then these components can be taken in cells। मतलब ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है, और भी चीजें होती हैं यहाँ पे, पर अभी यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले रही हूँ। देन अगली बात चाहिए हमें, एक गैस चाहिए ग्लूकोज की बर्निंग के लिए। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे वापस। ऑक्सीजन के साथ मिलके ही ये एटीपी बना सकता है।
अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑफ कोर्स ये भी ब्लड से आएगी। ब्लड में कहाँ से आएगी? ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। हमारा ये क्या बना रही हूं? लंग्स बना रही हूं। टोटल में क्या बना रही हूं? ये हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रही हूं बेटा। अभी बना के बताऊंगी। देखो यहाँ पे होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने बताया था ना, ह्यूमन बॉडी की कैविटी होती है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। सीलोम के 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, याद करो। नीचे बीच में एक मसल आ जाती है। मसल कौन सी बनाई है? डायफ्राम बनाई है। नीचे वाली को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ऊपर वाली को थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी में यहां से तुम्हारे नोज से शुरू होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां से ऐसे नीचे जाता है, लंग्स में ऐसे बन जाता है। सो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है बेसिकली, लिख देते हैं इसको, एयर में ऑक्सीजन है बेटा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन यहाँ से लंग्स में आती है और फिर लंग्स से ब्लड में चली जाती है। तो बेसिकली तुम्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम जो है वो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ब्लड को ऑक्सीजन देने का काम। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ग्लूकोज प्लस O2 जब ATP बना देते हैं, अब कोई भी चीज़ तुम जलाते हो, O2 के साथ बर्न करते हो, तो ATP तो चलो निकलता ही है, एनर्जी तो निकलती है, प्लस साथ में एक वेस्ट गैस निकलती है, CO2 निकलती है। ये CO2 अब टॉक्सिक होती है, अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा CO2 हो जाएगी तो भैया तुम मर जाओगे। ठीक है, तो ये CO2 रिमूव करने की ज़रूरत है, तो ये CO2 ब्लड में वापस चली जाती है। अब ब्लड से कहाँ जाएगी? ब्लड में तो रहेगी नहीं, ये वापस लंग्स में चली जाती है। ठीक है, और लंग्स में जाके यहां से नाक से बाहर। आई होप तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम brings in O2 so that O2 can go into the blood. Now blood is not a part of respiratory system. Blood किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ इतना है, लंग्स वाला पार्ट जो है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? ऑक्सीजन को ब्लड में डालना। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तुम्हारी बॉडी का ब्लड घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, थिंग्स इधर उधर देता रहता है, इट विल गिव थिंग्स टू द सेल्स, जो भी उसके अंदर है। O2 यहाँ जाएगी, यहाँ से ATP बनेगा, CO2 वापस ब्लड में जाएगी, ब्लड से CO2 लंग्स में जाएगी, लंग्स इसको रिमूव कर देंगे। तो लंग्स का बेसिक काम क्या है? O2 को ब्लड में डालना और CO2 को ब्लड से निकाल लेना। ये हमारे बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिटेल में करेंगे, फंक्शन तुम्हें अगर समझ में आ गया हो, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्हाई टू ब्रीद। ठीक है, ब्रीद क्या होता है मैं बताऊंगी, पहले ये बात नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन बेटा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है तो हम उसको आगे क्या पढ़ेंगे। डन, गुड गुड। चलो मैं इसको इरेज कर रही हूं, अब अगले क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं कि ब्रीदिंग क्या है। यहीं से बता देती हूं ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग है सांस लेना। ये मैं ब्रीदिंग कर रही हूं बेटा। ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग है
to take the oxygen rich air in the lungs and to remove CO2 rich air out of the lungs. ये ब्रीदिंग है, ये जो चीज़ है ना, ये ब्रीदिंग है। O2 को अंदर डालना लंग्स के और CO2 को रिमूव करना, मतलब O2 को तो क्या अंदर डालना, पूरी एयर को ही डालते हो, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है। एयर में कितना % ऑक्सीजन होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। O2 रिच एयर को अंदर डालना और CO2 रिच एयर को बाहर निकाल देना, ये ब्रीदिंग है। और हम ब्रीदिंग इसीलिए करते हैं, हम सांस इसीलिए लेते हैं ताकि ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच सके और CO2 जो है वो ब्लड से रिमूव हो सके। आंसर मिल गया, वाई डू वी ब्रीथ, क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। बेसिक बात समझने के बाद अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, इसके कंपोनेंट्स के। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने किया था ना, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कतई डिटेल में था। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इतना भी डिटेल में नहीं है, ठीक है। अभी देखो इधर, दोबारा से ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं एक बार, जरूरत पड़ती रहती है, ह्यूमन बॉडी को नहीं छोड़ेंगे हम। इस बंदे का नाम ही रख लो कोई, कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताना, ये जो हम बंदा बनाते रहते हैं ना, जिसकी बॉडी पे बताते रहते हैं ये इसका नाम बताओ कोई, कुछ भी, लक्ष्मी प्रसाद, कुछ भी जो तुम्हें सही लगता है बताना ज़रा। ठीक है, इस कैविटी को भी क्या नाम बोला था मैंने? इस कैविटी का क्या नाम बोला था? थोरासिक कैविटी बोला था। अभी इस बंदे को आगे बनाएंगे, यहाँ पे मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर रही हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है बेटा, सांस कभी भी मुंह से नहीं लेना है। अगर आप मुंह खोल के सांस लेते हो, मैं भी कभी कभी लेती हूँ, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। सांस हमेशा नाक से लेनी है। सो रेस्पिरेटरी की स्टार्टिंग हमेशा जो नाक का छेद है ना, जिसपे ये वाला छेद, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग होएगी। मुंह से कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग नहीं होएगी। सो यहाँ पे नोज का जो ओपनिंग है, यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करूंगी। यहाँ बना लेते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी नाक बन गई, बट कोई बात नहीं, हमें सुंदरता पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। अभी नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे। इस ओपनिंग को नॉस्ट्रल कहते हैं या एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं बेटा। अगर कहीं एक्सटर्नल नेयर्स लिखा होगा ना तो डरना नहीं है। एक्सटर्नल नेयर से हवा अंदर जाएगी, फिर नाक में ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैविटी होती है जिसके अंदर तुम ऐसे उंगली घुसाते रहते हो, ऐसे एक कैविटी होती है। इस कैविटी को कहते हैं नेजल कैविटी। ये डायग्राम मैं पहले भी बना चुकी हूं, बट कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं एक बार। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी नीचे जाएगी तो यहाँ पे ये एक और कैविटी से मिलेगी। यहाँ पे मुंह वाली कैविटी है जिसमें तुम खाना खाते हो, चबाते हो, बट ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आप खाना खाते हो ना, जाना चबाते हो, इसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। बी लिख रही हूं सिर्फ यहाँ पे। बी लिख रही हूं, बी का मतलब क्या है? बक्कल कैविटी। मुंह की कैविटी और नाक की कैविटी जुड़ी हुई है। तुम लोगों को जान के खुशी होगी कि जब तुम कोका कोला ज़्यादा पी लो, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा जल्दी से पी लो, ऐसे हो जाता है कभी कभी, और फिर नाक से टैप की तरह कोल्ड ड्रिंक निकलने लगती है ना। वो इसलिए है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक यहाँ से घुस के ना यहाँ से निकल जाती है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड इसको, लेकिन अभी मिटा लेते हैं, ये नहीं चाहिए हमें।
सो दोनों ओपनिंग्स जोड़ लो जरा यहां से, ठीक है। एक कॉमन पैसेज आ जाएगा जो दोनों ओपनिंग्स के जुड़ने से बनता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के जुड़ने से क्या बनता है बेटा पीछे? आई एम सॉरी, ओ गलत बोल दिया। बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी जुड़ने से क्या बनता है पीछे? अब तो मैंने तुम्हें आंसर दे ही दिया, फेरिंक्स बनता है बेटा, फेरिंक्स। ये जो पोर्शन है ना पीछे वाला, यहां से मान लो नेजल कैविटी खत्म हो गई, यहां से बक्कल कैविटी खत्म हो गई, ठीक है। ये जो पीछे वाला रीजन है इसे फेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। देखो फेरिंग्स के फिर से 3 पार्ट्स हैं। पिछली बार मैंने बताया था फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नाक के पास वाला जो फेरिंग्स है ना बेटा, इसको नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। नेजो कुछ नहीं है, बहुत इजी बात है। नाक के साथ में जो फेरिंग्स का पार्ट पड़ा है उसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं। मुंह के जस्ट पीछे जो बोलते हैं उसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। ओरो मुंह से रिलेटेड है ना टर्म। और सबसे नीचे वाले पार्ट को लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं। से जिन्हें नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, ये एक ओपनिंग में खुलते हैं जिन्हें नेजल चेंबर कहते हैं। ये ओपनिंग अल्टीमेटली बक्कल कैविटी की ओपनिंग से जुड़ जाती है और ये कॉमन पैसेज है पीछे, उसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स हैं। जो नाक के पास वाला पार्ट है, नेजल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है, इसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। मुंह के पीछे वाले को ओरोफेरिंग्स कहते हैं और नीचे वाले को लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। नेजो नाक से रिलेटेड टर्म है, सो नाक के पीछे नेजो। ओरो मुंह से टर्म है, ओरो, ठीक है। सो ओरो जो है मुंह के पीछे है और लैरिंजो लैरिंग्स से रिलेटेड है। लैरिंग्स क्या होता है अभी बताऊंगी। इतनी बात हो गई। अच्छा तुम्हें एक बात बताती हूँ, यहां पे एक चीज लटकी होती है पीछे, अगर तुम मुंह ऐ करके खोलना शीशे में तो तुम्हें एक पीछे चीज लटकी हुई नजर आएगी यहां पे। इसको कहते हैं UVULA, व्यूला प्रोनाउंस करते हैं, यू साइलेंट होता है। ये पता है किस लिए होता है? जब तुम खाना खाते हो तो ये व्यूला ना इधर चला जाता है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लग जाता है। बेसिकली नेजल कैविटी को बंद करने के लिए होता है। खिच खिच वाली ऐड में आता है जिसमें राक्षस ऐसे लटकते रहते हैं, पैथोजन माइक्रोब्स लटकते हैं, कीड़े लटक जाते हैं, वो उसको व्यूला कहते हैं, ठीक है। अच्छा नीचे चलते हैं। फेरिंग्स नीचे जाके 2 ट्यूब्स में बढ़ जाता है। अब बंदे का यहाँ पे गला पे पहुंच गया वैसे, 2 ट्यूब्स में बढ़ जाता है। आगे वाली ट्यूब ये जो तुम टच कर पा रहे हो, उबड़ खाबड़ ट्यूब है। और देखो मेरी आवाज चेंज हो रही है अगर मैं इसको ऐसे ऐसे टच कर रही हूं तो, क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन वॉइस से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड है। यहां से एक जो आगे ट्यूब बनती है बेटा, एक ट्यूब ऐसे आगे बन जाती है और एक ट्यूब पीछे बन जाती है ऐसे। पीछे वाली ट्यूब हमारे काम की नहीं है, तुम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हो। यहां पे क्या जाता है? फूड जाता है। खाना कैसे जाता है? माउथ से ट्रैवल करके, यहां से ट्रैवल करके यहां पीछे वाली ट्यूब में चला जाता है। तो पीछे वाली ट्यूब क्या है? ईसोफेगस, फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप को मैं टच नहीं कर सकती, आगे वाली चीज फूड पाइप है नहीं और पीछे वाली चीज हड्डी है, फूड पाइप इनके बीच में, ठीक है। आगे वाली चीज क्या है? ये हमारे काम की चीज है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यहां पे एक बॉक्स से शुरुआत होती है, यहां पे एक बॉक्स होता है ऐसे, इस बॉक्स को कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स तो फैंसी नाम है बेटा, ये तुम्हें पता है। इसको नॉर्मली क्या कहते हैं? नॉर्मल नाम क्या है इसका? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में कुछ तारे पड़ी हुई हैं बेटा, यहां पे ऐसे देयर आर स्ट्रिंग्स। जब भी तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो वो स्ट्रिंग्स तुम मूव कर सकते हो। वो मूव करने की वजह से तुम्हारी साउंड प्रोडक्शन होती है, आवाज निकलती है। देखो कभी सांस लेते हुए अंदर नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, करो नो, बट व्हेन आई डू एक्सहेलेशन, और भाई क्या हाल चाल है,
जब मैं बाहर सांस निकाल रही हूँ तो तुम इन तारों को मूव कर पा रहे हो। जैसे गिटार की तारें होती है ना, उनको हिलाने से आवाज़ आती है, वैसे ही इसकी तारें, इसको हिलाने से आवाज़ आती है। ठीक है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। सो पहला वाला पार्ट है वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। ठीक है, इसकी एक ओपनिंग है, देखो यहाँ पे खुल रहा है, दिस इज एन ओपनिंग, स्टार्टिंग में ओपनिंग है, इसे कहते हैं ग्लॉटिस। अभी इस ग्लॉटिस को ढकने के लिए, अब मान लो मैंने खाना खाया, यहाँ पे खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, खाना इधर गया, अब खाना इधर ना चला जाए, ग्लॉटिस में ना चला जाए, वॉइस बॉक्स में खाना जाके क्या करेगा भाई? अगर वॉइस बॉक्स में खाना चले जाता है पता क्या होता है? ओह पानी पानी पानी, ऐसे हो जाता है। कभी भी इस साइड पे खाना नहीं जाना चाहिए, ना जाए इसके लिए इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, देयर इज अ कवरिंग हियर लाइक दिस, सो दैट फूड डज नॉट गो इनटू लैरिंग्स। ग्लॉटिस के ऊपर की कवरिंग को कहते हैं, अभी बोलो, ग्लॉटिस के ऊपर की कवरिंग को एपीग्लॉटिस कह दूं मैं, बुरा तो नहीं मानोगे? एपीग्लॉटिस कह दूं मैं, ग्लॉटिस, एपी मतलब ऊपर। देखो बायोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं, उनको याद कर लो, इसका मीनिंग क्या होता है। जब भी एपी बोलूं ऊपर, ठीक है, जब भी नेजो बोलूं नाक से रिलेटेड है, जब भी ओरो बोलूं मुंह से रिलेटेड है, ठीक है, जब भी गैस्ट्रिक बोलूं स्टमक से रिलेटेड है, जब भी एंटेरो बोलूं ENTERO, एंटेरो बोलूं स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ये हमने अभी पिछले चैप्टर में बात करी है, इसलिए बता रही हूँ, डरो मत। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई है कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। प्लीज़ जाके पीछे थोड़ी वीडियोस लगा लो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लो, क्योंकि सारे सिस्टम्स रिलेटेड है। ठीक है, अगर हिपैटो बोलूं लिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सुनो, लैरिंग्स के नीचे एक ट्यूब शुरू हो जाएगी, यही ट्यूब है जो तुम टच कर पा रहे हो, जो ये ऊबड़ खाबड़ है। ये ऊबड़ खाबड़ क्यों है? इट इज लाइक दिस, व्हाई? देयर आर रिंग्स हियर लाइक दिस। उसकी वॉल के अंदर रिंग्स है बेटा, और ये रिंग कंप्लीट रिंग नहीं है पीछे तक, ये ऐसे सी शेप रिंग है, ऐसे रिंग है। ये कार्टिलेज का बना हुआ रिंग है। जिन बच्चों को नहीं पता कार्टिलेज, डरो मत, कार्टिलेज एक टिश्यू होता है। ठीक है, जैसे बोन एक टिश्यू होता है, जैसे मसल एक टिश्यू होता है, वैसे ही कार्टिलेज एक टिश्यू होता है ना। तो ये कार्टिलेज के बने हुए रिंग है। कौन सी कार्टिलेज, नाम लिख लो, समझ में बाद में आएगा, जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसको बोलते हैं सी शेप्ड रिंग ऑफ, सी शेप्ड रिंग ऑफ हायालिन कार्टिलेज। सी शेप है, देखो ये पूरा नहीं जुड़ा हुआ है, कटा हुआ है, सी शेप हो गया। अरे कैसे दिखेगा? हाँ, सी शेप हो गया, राइट। कि रिंग है किसका? हायालिन कार्टिलेज का। कार्टिलेज 3 प्रकार की होती है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा बॉडी में पाई जाती है उसको हायालिन कार्टिलेज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये नाम, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑफ दिस पाइप फॉर्म्ड? ये पाइप कौन सी? अच्छा, इस पाइप का नाम नहीं हमने लिखा है। लैरिंग्स के नीचे ये पाइप जो शुरू हो रही है, जिसके ऊपर रिंग्स लगे हुए हैं, ये तुम्हारी विंड पाइप है, यहां से तुम्हें सांस अंदर जाएगी। सो इसको लिख दूं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? फैंसी नेम है विंड पाइप का, डरना नहीं है इससे। अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन सा पार्ट है? अगर तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछेगा कोई तो तुम्हें क्या बोलना है? कौन से कलर से करें? इससे शुरू करते हैं। फर्स्ट, ओपनिंग, एक्सटर्नल नेयर्स, देन दिस कैविटी, नेजल कैविटी, देन यहां पे एक और ओपनिंग है, देखो यहां पे एक और ओपनिंग है जिससे कि फेरिंग्स में खुलता है, नेजल कैविटी। ये वाला रीजन फेरिंग्स था, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, इसको इंटरनल नेयर्स भी कहते हैं। डरना नहीं है प्यारे बच्चों, कोई भी डरेगा नहीं।
नेजल कैविटी है, नाक के अंदर कैविटी है, इसकी बाहर वाली ओपनिंग को, कैविटी की ओपनिंग को एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं। इसकी अंदर वाली ओपनिंग जो फेरिंग्स में जो ओपनिंग है इसको इंटरनल नेयर्स कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रही है ना। फिर हवा यहाँ से जाएगी, इंटरनल नेयर्स से क्रॉस होते हुए इस रीजन में जाएगी जिसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स। देन फेरिंग्स से, फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स ये वाला पार्ट है, ओरोफेरिंग्स ये वाला पार्ट है, लेरिंजोफेरिंग्स ये वाला पार्ट है। फिर इसकी 2 ट्यूब्स बन जाएंगी, पीछे वाली के बारे में बात नहीं करेंगे। आगे जो ट्यूब बनेगी उसके यहाँ पे एक बॉक्स है, यही हमारे मतलब का है। फिर एयर फेरिंग्स से निकल के लैरिंग्स में जा रही है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, ठीक है। वॉइस बॉक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, उसकी कवरिंग को एपिग्लॉटिस कहते हैं, ताकि खाना इसमें ना चला जाए। फिर वॉइस बॉक्स के नीचे एक ट्यूब है जिसे ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। अभी तक कितनी बात हुई है? देखो तुम्हारी मम्मियाँ, देखो तुम्हारी मम्मियों को तुम हमेशा ऐसे डांटते रहते हो, एक बहुत लॉजिकल बात कहती हैं कि बेटा खाना खाते हुए बात मत करो। कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता, टाइम यूटिलाइज करना होता है, खाना खाते हुए ही बात करनी होती है ताकि बात खत्म हो जाए और उसके बाद हम पबजी खेल सकें बाद में जाके। वो सही कहती है बेटा, क्यों नहीं खाना है, बात नहीं, क्यों नहीं बात करनी है। जब तुम खाना खा रहे हो तो फूड यहाँ माउथ से एसोफेगस में जाएगा। जब तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा एपिग्लॉटिस खुल जाएगा ताकि तुम यहाँ से एयर बाहर निकाल सको और बात कर सको। मैंने अभी बताया ना, जब एयर बाहर निकलेगी, सांस जब बाहर छोड़ेंगे तभी तो मैं बोल सकती हूँ। तो अगर एपिग्लॉटिस खुला हुआ है तो तुम्हारा खाना अंदर जा सकता है, विंड पाइप में जा सकता है, लैरिंग्स में जा सकता है। अगर खाना अंदर जाता है फिर तुम्हारा क्या होता है मम्मी पानी हो जाता है, फिर मम्मी पानी ला के देती है जिसकी तुम बात नहीं सुनते हो, ठीक है। इतने पार्ट में तुम समझ रहे हो हम कहाँ तक पहुँच गए। यहाँ नोज से शुरू किया था हमने, यहाँ पे नेजल कैविटी है मान लो, ठीक है, यहाँ बक्कल कैविटी है, ये फेरिंग्स वाली बात आ गई, यहाँ पे 2 ट्यूब्स टूट गई। अब यहाँ पे पहुँचे हम ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में यहाँ पे रिंग्स हैं, मतलब ट्रैकिया से हम थोरैसिक कैविटी में एंटर कर गए। इसे बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे शुरू करते हैं, चलो। डन बेटा, ये मुझे हटाना पड़ेगा अभी क्योंकि मुझे इसके नीचे समझाना है। अभी यहाँ से ट्रैकिया से ऐसे जाके लंग्स भी तो बनाने हैं। अगला पार्ट ट्रैकिया से जो है, जो मेन पार्ट है, जो बैलून्स हैं जिनमें हम हवा भरते हैं और हवा निकालते हैं, उनको लंग्स कहते हैं, ठीक है। तो लंग्स में भी तो जाना है, तो अभी तुम ये हटा रही हो, मैं फिर लंग्स में चलते हैं। देखो बेटा, यहां तक पहुंच गए थे हम। ट्रैकिया के ऊपर क्या है, सी शेप्ड रिंग्स है। अराउंड यहां पहुंच के सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी पहुंच के ये ट्यूब 2 ट्यूब्स में टूट जाती है। इस तरीके से अब ये थोरैसिक कैविटी में एंटर कर गई है ना। अब ये ट्यूब जाके 2 ट्यूब्स में टूट जाती है। ये 2 ट्यूब्स के ऊपर भी ऐसे रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप वाले भी चले हुए हैं। इन ट्यूब को ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये ट्यूब्स एंटर कर जाती हैं हमारे बलून्स में। ठीक है, लिखते हैं, इन्हीं पे लिख लेते हैं।
ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई है, एंटर कर गई हैं लंग्स में। अब मतलब एयर यहाँ से आके यहाँ जा चुकी है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक टर्म दी हुई है जो शायद तुम्हें नहीं समझ में आती है। ट्रैकिया ब्रेक्स डाउन इनटू 2 ब्रोंकाई एट T5 लेवल। ट्रैकिया ब्रोंकाई में टूट जाती है T5 लेवल पर। ये T5 लेवल क्या है ये शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। T5 लेवल क्या है? हमारा बॉडी, मान लो ये हमारी बॉडी है साइडवेज, ठीक है, ये बंदे की मुंडी है, ये बंदे की बाजू है, समझ रहे हो ना? थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं, ये बहुत ही गंदा बन गया है। ये बंदे का नाक है, समझ रहे हो? सो दिस पर्सन इज फेसिंग साइडवेज लाइक दिस। हमारी बैक में यहाँ पे एक हड्डियों की एक बहुत रॉड लगी होती है, पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रॉड लगी होती है यहाँ पे। इसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं? यहाँ पे एक छोटी छोटी हड्डियों से मिली हुई एक चेन होती है, ऐसे इस तरीके से। हमारी बैक साइड पे हड्डियों की चेन होती है, छोटी छोटी हड्डियों की एक बहुत लंबी चेन होती है, जिसे आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम को ही रीढ़ की हड्डी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ये हड्डियां किस जगह पे हैं उसके हिसाब से इनका अलग अलग नाम होता है। दे हैव डिफरेंट नेम्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हें लर्न नहीं करने, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाह रही हूँ। गर्दन पे जो हड्डियां होती हैं इन्हें सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्री ये हड्डियों का नाम है, छोटी छोटी जो हड्डियां हैं इनको वर्टिब्री कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री इनको कहते हैं। जो कमर पे है यहाँ वाले हैं इनको थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है। उसके जो बिल्कुल नीचे वाली कमर पे यहाँ पे है इनको लंबर वर्टिब्री कहते हैं। सो इस हिसाब से तुम्हें नाम नहीं याद करने, डरो मत बिल्कुल भी। इस हिसाब से तुम समझ रहे हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वर्टिब्री हैं बैक में। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला? जो यहाँ की जो ऊपर वाली कमर वाली वर्टिब्री है ना बेटा, ये वाली अपर कमर वाली, इनको थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। लिख दूं? थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्री में मैं इसे कहूंगी ये थोरैसिक वर्टिब्री 1 है, ये थोरैसिक वर्टिब्री 2 है, ये थोरैसिक वर्टिब्री 3 है। थोरैसिक वर्टिब्री 12 होती हैं, टोटल में 12 होती हैं, ठीक है। उसमें से अभी तक मैंने क्या बोला? दोबारा से सुनो। मैं ये बताना चाह रही हूँ, एक टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में कि ये ट्रैकिया ब्रोंकाई में कौन से लेवल पे टूटती है? T5 लेवल पे टूटती है। ट्रैकिया ब्रोंकाई में T5 लेवल पे टूटती है। इसका मीनिंग क्या है मैं ये बताना चाह रही हूँ, ओके। इसका मीनिंग ये है कि हमारे बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी होती है, जो एक्चुअली में एक सिंगल हड्डी नहीं होती, वो छोटे छोटे बोन के पीसेस से जुड़ के बनी होती है। इन छोटे छोटे बोन के पीसेस को वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्री बड़े सारे प्रकार की होती है, ठीक है। जो कमर पे वर्टिब्री होती है ना, बैक साइड पे, ये अपर वाली कमर पे, इसको थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। मैंने लिखा है थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री 12 होती है टोटल में, 12 थोरैसिक वर्टिब्री। उसमें से मान लो T4 यहाँ हो गया, T5, जहाँ पे भी T5 का लेवल आएगा ना, वहाँ पे मतलब अगर तुम्हारी ट्रैकिया यहाँ से आ रही है, T5 के लेवल पर थोरैसिक वर्टिब्री के 5वीं वर्टिब्री के लेवल पर तुम्हारी जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में टूट जाएगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस डायग्राम। थोरैसिक वर्टिब्री, पीछे जो वर्टिब्री है वो T5 के लेवल पर, आगे जो ट्रैकिया नीचे जा रही है वो ब्रोंकाई में टूट जाएगी। क्लियर? गुड, वेरी गुड। प्राइमरी ब्रोंकस पार्ट्स में टूट जाता है।
इसके टुकड़े हो जाते हैं। फिर से एयर ऐसे जा रही थी, कुछ एयर यहाँ चली जाएगी, कुछ एयर यहाँ चली जाएगी। इस पे भी रिंग्स है, रिंग्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। इन रिंग्स का पर्पस क्या है बेटा? जो मैं कह रही हूँ रिंग्स है, रिंग्स है, रिंग्स है, रिंग्स का पर्पस क्या है बेटा? एयर को ना हमेशा ही तुम्हारे अंदर जाना है और हमेशा ही बाहर निकलना है। वो अगर ये ट्यूब ऐसे है, मान लो ढीली सी ट्यूब है, ठीक है, मान लो एयर निकल गई, एयर बाहर निकल गई, सांस बाहर ले लिया मैंने, तो ये तो पिचक जाएगी। अब जब एयर को अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है, तो एयर को मेहनत करनी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। एयर को जोर लगाना पड़ेगा, हमारा फालतू में जोर लगेगा। हम चाहते ही नहीं कि ये ट्यूब पिचके, हम चाहते हैं ट्यूब खुली रहे। जब मैं बाहर ने रिलीज कर जाऊं, बिना किसी प्रॉब्लम के एयर जो है आराम से नीचे चली जाए। समझ रहे हो? तो ये हमेशा ही एयर पैसेज को खोल के रखने के लिए होते हैं, जो रिंग्स होते हैं। ये ट्यूब्स हैं। सिमिलरली बेटा यहां पे ट्यूब्स बट जाएंगी, इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई इजी है याद रखना। फिर से ब्रेक डाउन होगा बेटा। अब देखो हमने करना क्या है, बड़ी ट्यूब्स को छोटे ट्यूब्स में तोड़ते रहना और कुछ नहीं करना है, और उनके नाम याद करने हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, डरना नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है डरने के लिए। हर एक अलग कलर में बना रही हूं ताकि तुम लोग को पता चलता रहे। और देखो जैसे जैसे ट्यूब्स टूटती जा रही है, पतली होती जा रही है, इनका डायामीटर छोटा होता जा रहा है ना। अगली ट्यूब का नाम क्या है? अब तुम गेस कर सकते हो, कर सकते हो? कहां लिखूं, कहां लिखूं? अच्छा ये बताओ, ये बंदे वाला डायग्राम मिटा दूं क्या? यहाँ पे लिखना है मुझे, तुम नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे फिर साइड वाला डायग्राम मिटाना है। डन? अभी देखो, इस तीसरे पार्ट को अब तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई है ना। अभी तक क्या किया है? ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये नहीं टर्शरी के आगे क्वार्टरनरी पता नहीं क्या क्या बना दो, कुछ नहीं, टर्शरी ब्रोंकाई पे खत्म है। टर्शरी ब्रोंकाई के आगे जो ट्यूब्स बने हैं उन्हें ब्रोंकाई नहीं कहते बेटा, उन्हें ब्रोंकाई नहीं कहते। अब ये जो और पतली ट्यूब्स बन रही हैं बेटा, इन्हें ब्रोंकाई नहीं कहते। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे भी बनेंगी, पर वो मैं वहां पे बना नहीं रही हूँ, ठीक है। उनमें भी रिंग्स होंगे, इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ठीक है। देखो बेटा बायोलॉजी में एक और रूल है, जब भी कोई चीज, बड़ी चीज को आप छोटी चीज करो ना, तो उसमें ओल लगा देते हो आप। जब भी तो नहीं, मतलब बहुत सारी चीजों में, जैसे आर्टरी आती है, आर्टरी एक ब्लड वेसल है, एक छोटी आर्टरी को क्या कहेंगे? आर्टीरियोल। वेन एक ब्लड वेसल है, एक छोटी वेन को क्या कहेंगे? वेन्योल, ठीक है। ब्रोंकाई एक ट्यूब है जिससे एयर आ रही है, छोटी और भी छोटी, अगर ब्रोंकाई को बहुत ज्यादा छोटा कर दो, इसको क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल। ओल मतलब छोटी हो गई वो चीज, इनको कहते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रोंक्यूल यही बनी है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल टूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे, ब्रोंक्यूल, उनको सबको ब्रोंक्यूल ही कहेंगे। मतलब कि तुम समझ रहे हो, यहां पे और ज्यादा ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे, फिर उनकी आगे ब्रांचेस बन जाएंगी, इनको सबको ब्रोंक्यूल्स कहते रहेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा? जैसे यहां पे ब्रोंक्यूल है, और बना लो। अच्छा, अब रिंग्स बनना बंद हो जाएंगे। रिंग्स सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। अब इतनी छोटी हो गई है भैया, रिंग्स नहीं बनाने अब हमने। कैसे बनाओगे यार इतनी छोटी में रिंग्स? मत बनाओ ना, नहीं बनेगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक रिंग बनेगा, उसके बाद रिंग नहीं बनेगा। इनको भी ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, इनको भी ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अल्टीमेटली टूट टूट के देखो, इसमें कोई ये नहीं है कि एक बार होगा टूटेगा, 2 बार टूटेगा, 3 बार नहीं। बस याद रखो
ब्रोंक्यूल बनते ही कई बार डिवीजन हो जाएगी, एक ब्रोंक्यूल से दो, दो से ऐसे चार, ऐसे से बनती रहेगी। अल्टीमेटली फाइनल में जो लास्ट ब्रोंक्यूल आएगा इसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल का मतलब एंड होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे कुछ स्पेशल लगा हुआ है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे यहां पे बैलून्स लगे हुए हैं बेटा ऐसे। अल्टीमेटली एयर यहां से जाके, समझ रहे हो, यहां से जाके नेजल कैविटी से, फिर फेरिंक्स से, फिर लैरिंक्स से, फिर ट्रैकिया से, समझ रहे हो, ट्रैकिया से फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से, फिर जल्दी बोलो सेकेंडरी ब्रोंकाई से, फिर टर्शरी ब्रोंकाई से, प्राइमरी ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स से, पहले इनिशियल ब्रोंकियोल्स से, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से, अल्टीमेटली इन बैलून्स में घुस गई हवा, क्योंकि इन बैलून से ही ये जो ऑक्सीजन है उस एयर में वो ब्लड में जानी है। ठीक है, इन बैलून्स को बोलते हैं, सिंगल को बोलते हैं एल्वियोलस, लेकिन मैं प्लूरल वाले ही लिख रही हूँ क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में प्लूरल वाले ही वर्ड्स लिए हुए हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, अल्टीमेटली एयर जो है एल्वियोलाई के अंदर घुस जाएगी। इसकी डक्ट को, ये जो रेड वाली डक्ट है ना जिससे एल्वियोलाई जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, फिर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, पर इसके बारे में और बातें करनी है बेटा हमें। ठीक है, अभी बातें करनी है। चलो ये नोट डाउन कर लो। बेटा अगर तुम अनअकैडमी पे जा रहे हो सब्सक्राइब करने तो मेरा कोड यूज़ करो ऋतु लाइव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा 10% पैसा बच जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्लास बंद करती हूँ। Done? Okay, I'll see you next time. I hope you have enjoyed this lecture. अगर आप लोगों को समझ में आया है, अगर आप लोगों ने एंजॉय किए, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही लेक्चर्स बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।